चलो अब शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड क्या हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसमें सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर नॉन मॉलिक्यूलर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मॉलिक्यूलर होते हैं। नॉन मॉलिक्यूलर होते हैं, इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता कि हर एक जो आयन है वो एक अपोजिट आयन से कनेक्टेड होगा, एक फिक्स रेशो में कनेक्टेड होगा। लिमिटेड नंबर ऑफ आयन्स आपस में ग्रुपिंग नहीं करते, इस वजह से ये मॉलिक्यूलर नहीं होते। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरह से नहीं है कि एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होगा ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बनते हैं तो ये आयन्स एक दूसरे को 3 डायमेंशनल मैनर में रिपीटेटिव पैटर्न में एक दूसरे को अरेंज करते हैं बाय फिक्स नंबर, और इस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बिकॉज ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड एंड ईच क्लोराइड आयन इज आल्सो सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन। तो यही बात मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिटिवली चार्ज आयन by a fixed number in a 3 dimensional manner and in a repetitive pattern। यानी आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जब एक पॉजिटिव आयन बन जाए, सपोज टू भी अगर मैं आपसे कहूँ कि सोडियम आयन बन गया, अब सोडियम आयन जो बन गया तो ये क्लोराइड आयन जो होंगे इस आयन को चारों तरफ से क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। क्लोराइड आयन जब सोडियम आयन को सराउंड करते हैं तो दीज आर द नेगेटिव चार्ज आयन व्हिच आर सराउंडिंग द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। इनकी जो अरेंजमेंट होती है अराउंड द सोडियम वो क्यूबिक पैटर्न में होती है। इस वजह से आपने सुना होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है इसके क्रिस्टल की जो शेप होती है वो क्यूबिक होती है। जिस तरह से सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया है, तो ये क्लोराइड जो आयन होंगे ये भी आगे जाके पॉजिटिव चार्ज आयन यानी सोडियम से सराउंडेड होंगे। तो हर एक आयन अपनी अपोजिट चार्ज आयन से 3 डायमेंशनल पैटर्न में रिपीटेडली वो अरेंज चलता रहेगा, ये अरेंजमेंट चलती रहेगी जब तक कि सारे आयन्स आपस में यूनाइट ना हो जाएं और एक बिग सिस्टम बने जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं, वो नॉन मॉलिक्यूलर हैं। दूसरी पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती हैं, हाई होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट जो हाई होती हैं उसके पीछे जो वजह है वो यह है कि जो आयन्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। इस वजह से उन आयन्स को जो है मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, और सिंपली इसी वजह से हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई तो होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट ग्रुप का क्लोराइड है जैसे सोडियम क्लोराइड है, और सेकेंड ग्रुप का एक जो ऑक्साइड है जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये डिपेंड करता है कि जो चार्ज आयन जो कि आपस में यूनाइटेड हैं उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या हैं। जितना चार्ज उन आयन पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी तो ऐसी सूरत में उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो हम इसी बात को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं अगर उनको सेकेंड ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट ग्रुप की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं वो रिलेटिवली लो होती हैं बिकॉज ऑफ द मोनोपॉजिटिव आयन जो कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायपॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में चार्जेस जो होती हैं वो +1 एंड -1, मोनो पॉजिटिव और मोनो नेगेटिव आयन आपस में यूनाइटेड हैं। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की सपोज अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम है, डाई नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड में डेफिनेटली ज़्यादा होगी। इस वजह से सेकेंड ग्रुप जो होते हैं उनके कंपाउंड, इवन अगर हम मैग्नीशियम जो है क्लोराइड को ही अगर हम सोडियम क्लोराइड से कंपेयर करें तो भी सोडियम क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो जिन कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई हो तो वो वोलेटाइल तो नहीं होंगे,
वो अपनी स्टेट को जल्दी से गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म तो नहीं करेंगे। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस। सो दिस मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई एंड सिंपली दैट मीन्स के दीज कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल। ब्रिटल होते हैं पर ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो आप जानते हैं कि आयंस एक जगह पे फिक्स होते हैं, आयंस अपनी लेटिस साइड्स जो होती हैं वहाँ पर फिक्स होते हैं और आयंस में तो सिर्फ और सिर्फ जो मोशन पाई जाती है वो पाई जाती है वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए आयंस जो हैं उनकी मोबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए और वो भी ट्रांसलेटरी मोशन होनी चाहिए ताकि आयंस जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ईजिली जा सकें। तो बीइंग ए सॉलिड आयंस आर टाइटली पैक्ड, आयंस आर फिक्स एट द लेटिस साइड, एक जगह पे फिक्स होते हैं, इस वजह से ये कंडक्शन नहीं करते तब तक जब तक ये सॉलिड स्टेट में है। लेकिन ये बात भी याद रखो कि अगर वो मोल्टन स्टेट में होंगे नंबर 1 या फिर वो aqueous सॉल्यूशन में हैं तो फिर तो ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे बिकम अ गुड कंडक्टर्स। क्योंकि मोल्टन स्टेट का मतलब है कि हमने उसको हीट किया है और हीट करने से आयंस जो होते हैं उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो चुकी हैं और इस वजह से आयंस जो हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ चुकी है। जब आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो आयंस मूव कर रहे होंगे रेंडमली इन द लिक्विड स्टेट जो मोल्टन स्टेट है, तो ऐसी सूरत में वो कंडक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि या तो इनको पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाए। पानी में जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम डिज़ोल्व करते हैं, अगर वो डिज़ोल्व हो गया है तो इसका मतलब है कि आयंस के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो चुकी है और आयंस जो हैं सॉल्यूशन के अंदर, aqueous सॉल्यूशन के अंदर वो रेंडमली मूव कर रहे हैं और इस वजह से वो कंडक्शन जो है वो कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर, मोल्टन स्टेट हो या aqueous सॉल्यूशन हो तो आयनिक कंपाउंड दे बिकम गुड कंडक्टर्स। तो होपफुली ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन सी कि these आयनिक कंपाउंड्स आर soluble इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तभी हमने लिखा है कि इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की अच्छी खासी लिस्ट है जो आपको याद होगी, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि ईथर, जैसे कि एसीटोन। एसीटोन इज लिटिल बिट पोलर बट नॉट टू मच पोलर कि वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर ले। ठीक है, जैसे कि टर्पेंटाइन, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, चार्जेस नहीं होती। ठीक है, और इस वजह से आयनिक कंपाउंड जो कि पोलर हैं तो उसमें डिसॉल्व नहीं होते। आपने सुना होगा एक कहावत है केमिस्ट्री में और इसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसा सॉल्यूट होगा वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो आयनिक कंपाउंड सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जैसे कि वाटर है। लेकिन आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी होगी। हर एक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। इसी बात को लेकर मैं एक पॉइंट कह रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ना दैट डिपेंड्स अपॉन द लेटिस एनर्जी एंड द हाइड्रेशन एनर्जी। किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसकी लेटिस और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर किसी कंपाउंड की लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो तो ऐसी सूरत में वो आयनिक कंपाउंड जो होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर लेटिस एनर्जी जो है वो कम हो जाए और हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा हो, बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में वो आयनिक कंपाउंड जो होगा वो सॉल्युबल होगा। तो पानी में सॉल्युबिलिटी के लिए शर्त है कि लेटिस एनर्जी कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो। इससे होता क्या है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो आयंस की हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लेटिस के अंदर जो आयंस होते हैं उनको अलग करने में यूज़ हो सकती है। इस तरह से आयनिक कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जैसे कि सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं या फॉस्फेट्स हैं, सॉल्युबिलिटी ग्रुप टू ग्रुप चेंज होती है। हमने ऑब्जर्व किया है कि जो सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, अगर ये सारे कंपाउंड फर्स्ट ए ग्रुप के हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है बनस्पत किसके? सेकेंड ए ग्रुप के। तभी हमने लिखा है कि सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट आर मोर सॉल्युबल देन सेकेंड ए ग्रुप। उसके पीछे वजह क्या है तो आप ज़रा देखिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो सल्फेट जो आयन होता है इसके ऊपर चार्ज होती है टोटल मिला के -2।
अगर ये सोडियम के साथ कंबाइन है तो सोडियम +1 है और ये दूसरा सोडियम वो भी +1 है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो इतनी नहीं होगी जितना कि अगर मैं कैल्शियम सल्फेट की बात करूं तो एक तरफ है कैल्शियम का आयन, ठीक है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 2+ की है, और एक तरफ मैंने कहा सल्फेट आयन जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 2- की है। तो मैग्नीट्यूड चार्जेस के ज़्यादा हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस केस में लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी ग्रुप की लेटिस एनर्जी क्योंकि ज़्यादा होती है, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में निस्बतन कम होती है। और ये सॉल्युबिलिटी जो होती है, सपोज करो कि कैल्शियम टू अगर हम स्ट्रोंडियम आए, स्ट्रोंडियम से बेरियम जाएं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जो होती है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी जब बढ़ती है तो अट्रैक्शन जो होती है आयंस के बीच में वो स्ट्रांग बनती है, और इस वजह से सल्फेट्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।